हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। सेकंड ऑप्शन है यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। थर्ड ऑप्शन है यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप के मतलब जो घास होते हैं, पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी सूर्य से मतलब किरणें आती हैं, इनमें से तो सारे मतलब कलर जो होते हैं उनको मतलब घास हों या पौधे हों अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन जो हरा कलर होता है इसको वो परावर्तित कर देते हैं, यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पत्तियां होती हैं या घास जो होते हैं ये हमें हरे दिखाई देते हैं। तो अगर हम लोग राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित कर देते हैं, बाकी और जितने भी कलर होते हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश परावर्तन के लिए। सेकंड ऑप्शन है प्रकाश विक्षेपण के लिए। थर्ड ऑप्शन है प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश परिक्षेपण के लिए। तो सर सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो प्रकाश प्रकीर्णन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चालीस डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 104 फ़ारेनहाइट। सेकंड ऑप्शन है 100 फ़ारेनहाइट। थर्ड ऑप्शन है 102 फ़ारेनहाइट। फोर्थ ऑप्शन है 75 फ़ारेनहाइट। तो देखते हैं कि मतलब 40 डिग्री जो सेल्सियस है इसका फ़ारेनहाइट में स्केल क्या होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो C/5 बराबर F माइनस 32/9 होता है। तो यहाँ पे C का मान कितना दिया हुआ है, C का मान 40 दिया हुआ है और बटे में आपको 5 दिया हुआ है। फिर F बराबर -32/9 दिया है। इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 8। अब क्या करते हैं 8 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है हम लोग को, यहाँ पे 72 प्राप्त होता है। तो 72 बराबर कितना हो गया F माइनस 32। हम लोग आगे देखते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त हुआ था, F माइनस 32 72 बराबर F माइनस 32 प्राप्त हुआ था। तो अब F बराबर कितना हो जाएगा 72 प्लस 32। हम लोग इसको जो ऐड कर लेते हैं तो कितना हमें प्राप्त होता है, F बराबर 104 फ़ारेनहाइट हमें प्राप्त होता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस को हम लोग जब फ़ारेनहाइट स्केल में बदलते हैं तो उसका जो मान होगा वो 104 फ़ारेनहाइट होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ठोस एवं निर्वात में। सेकंड ऑप्शन है गैस एवं
द्रव में, थर्ड ऑप्शन है ठोस एवं द्रव में, फोर्थ ऑप्शन है निर्वात एवं गैस में। तो हम लोग जानते हैं कि हीट ट्रांसफ़र के लिए 3 मोड होते हैं, एक ठोस होता है, एक गैस होता है, सॉरी एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और तीसरा क्या होता है, गैस होता है। तो संवहन जो होता है ये केवल गैस और द्रव में पाया जाता है। चालन जो होता है यानी मतलब कंडक्शन जो होता है ठोस में पाया जाता है, और संवहन जो होता है एक गैस और द्रव दोनों में पाए जाते हैं, और रेडिएशन जो होता है जो सन से लाइट आती है उसमें पाया जाता है। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस में होगा, गैस एवं द्रव में इसका स्थानांतरण होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जब पानी को 0 से 10 तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन, फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ता है, सेकंड ऑप्शन है घटता है, थर्ड ऑप्शन है नहीं बदलता है, फोर्थ ऑप्शन है पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि एक कोई ग्राफ है और इसके एक एक्सिस पर हम लोग वॉल्यूम लेते हैं, दूसरे एक्सिस पे क्या लेते हैं, टेम्परेचर ले लेते हैं। अब क्या कह रहा है इसमें कि पानी को 0 से 10 तक गर्म किया जाता है, यानी 0 से यहाँ पे 10 तक पानी को गर्म करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो गर्म पहले तो 0 है, 0 से कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ नॉर्मल कितना हो जाएगा 4, यानी 0 से 1 2 3 4, फिर क्या होगा इसके बाद जैसे जैसे हम पानी को गर्म करेंगे वैसे वैसे इसका जो आयतन है फिर बढ़ता जाएगा, यानी ये 4 पे जो पानी का घनत्व होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग पानी को 0 से 10 तक गर्म करते हैं तो पहले तो घटता है इसका जो आयतन होता है फिर बढ़ता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह, फर्स्ट ऑप्शन है काला और चिकना हो, सेकंड ऑप्शन है सफ़ेद और खुरदरा हो, थर्ड ऑप्शन है सफ़ेद और चिकना हो, फोर्थ ऑप्शन है काला और खुरदरा हो। तो कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करता है, जब वो काला और खुरदुरा होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है, फर्स्ट ऑप्शन है चालन द्वारा, सेकंड ऑप्शन है संवहन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है विकिरण द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है नियमन द्वारा। तो अभी इसके पहले हम लोग बात किए थे कि जो हीट ट्रांसफ़र का मोड होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। तो विकिरण में हम लोग किसकी बात किए थे, तो विकिरण में जो बात किए थे वो सौर ऊर्जा की बात किए थे कि जो ऊर्जा होती हैं सूरज से आने वाली जो ऊर्जा होती हैं, फिर लाइट से निकलने वाली जो ऊर्जा होती हैं ये विकिरण के रूप में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 1000 वाट के हीटर द्वारा 5 घंटे में खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी, फर्स्ट ऑप्शन है 100 यूनिट, सेकंड ऑप्शन है 50 यूनिट, थर्ड ऑप्शन है 10 यूनिट, फोर्थ ऑप्शन है 5 यूनिट। तो होता क्या है कि अगर हम लोग 1 किलोवाट का कोई उपकरण 1 घंटे तक यूज करते हैं तो क्या होगा 1 यूनिट का खपत होता है, यानी देखते हैं कि अगर हम लोग 1 किलो वाट का कोई भी उपकरण अगर 1 घंटे लगातार यूज करते हैं, 1 घंटे लगातार यूज करते हैं तो उसका खपत कितना होगा, 1 यूनिट उसका खपत होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 1000 वाट है तो 1000 वाट
लगातार 1 घंटे तक मतलब चलेगा तो 1000। यहाँ पे कितना घंटा दिया हुआ है, यहाँ पे 5 घंटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितनी यूनिट बनेगी आपकी 5 यूनिट। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वाहनों के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तल लेंस का, सेकंड ऑप्शन है अवतल लेंस का, थर्ड ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, फोर्थ ऑप्शन है अवतल दर्पण का। तो होता क्या है कि जो पीछे से आने वाली ऑब्जेक्ट होती है, हम लोग उसको क्या करते हैं, सीधा और छोटा देखने का प्रयास करते हैं। जो इमेज लगा होता है वो ऑब्जेक्ट को सीधा और छोटा देखता है। तो इसके लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? इसके लिए जो हम लोग, सॉरी यहाँ पे लेंस में बोल रहा हूँ, यहाँ पे दर्पण होता है, तो हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी हम लोग ऑब्जेक्ट को सीधा और छोटा देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, फर्स्ट ऑप्शन है वेबर, सेकंड ऑप्शन है हेनरी, थर्ड ऑप्शन है फैराड, फोर्थ ऑप्शन है ओम। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अमोनियम साइनेट का यूरिया में परिवर्तन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है संयोजक अभिक्रिया, सेकंड ऑप्शन है अपघटन अभिक्रिया, थर्ड ऑप्शन है पुनर्विन्यास अभिक्रिया, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अमोनियम साइनेट का यूरिया में बदलना कौन सा मतलब अभिक्रिया है? तो सबसे पहले यूरिया का फार्मूला क्या होता है, आप लोग ये बताइए कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है। तो यूरिया जो है, यूरिया का जो फार्मूला होता है वो NaHCO NaH2, यूरिया का जो फार्मूला होता है ये NaH2CO NH2 होता है। तो इस यूरिया में परिवर्तन जो होता है, इस अभिक्रिया को हम लोग पुनर्विन्यास अभिक्रिया बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। परमाणु संख्या 57 तत्व संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन है पी ब्लॉक से, सेकंड ऑप्शन है एफ ब्लॉक से, थर्ड ऑप्शन है डी ब्लॉक से, फोर्थ ऑप्शन है एस ब्लॉक से। तो परमाणु संख्या जो 57 है ये आपका डी ब्लॉक से संबंधित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है संक्रमण तत्व, सेकंड ऑप्शन है निष्क्रिय गैस, थर्ड ऑप्शन है शून्य समूह, फोर्थ ऑप्शन है क्षारीय मृदा धातु समूह। तो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो देखते हैं कि मान लेते हैं ये आपका यस ब्लॉक हो गया और ये जो है आपका पी ब्लॉक हो गया। अब बचता आपका यहाँ पे कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। तो यस ब्लॉक जो होता है, यस ब्लॉक के अंतर्गत क्या आता है? यस ब्लॉक के अंतर्गत सारे के सारे मेटल आते हैं, यानी धातु जो होते हैं वो यस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में क्या होता है? कुछ तो मेटल होते हैं, कुछ तो मेटल होते हैं और कुछ नॉन मेटल होते हैं। पी ब्लॉक के अंदर कुछ मेटल होते हैं और कुछ नॉन मेटल होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात डी ब्लॉक के तत्व की जा रही है कि डी ब्लॉक के तत्व को और किस नाम से जानते हैं? तो डी ब्लॉक का जो तत्व है इसको हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं, यानी जो ट्रांजिशन फेज होता है इसके नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाइड्रोजन और हीलियम को
में रखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है पहले आवर्त में, सेकंड ऑप्शन है तीसरे आवर्त में, थर्ड ऑप्शन है चौथे आवर्त में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं इनको हम लोग पहले आवर्त में रखते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है होगा ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सहसंयोजी बंध, सेकंड ऑप्शन है आयनिक बंध, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सोडियम जो क्लोराइड होता है इसका फार्मूला NaCl होता है। तो हम लोग देखते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है और क्लोराइड का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 11 होता है और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद क्या होता है कि इसका पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन का कर लेते हैं। तो क्लोरीन के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या कर रहा है कि सोडियम चाहता है कि इसका अष्टक क्लोरीन चाहता है कि इसका अष्टक पूरा हो जाए। और इसमें तो देखते हैं कि जो सोडियम है, सोडियम चाहता है कि उसके वाह्यतम कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन हो और 1 इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करना चाहता है। और क्लोरीन क्या करना चाहता है? क्लोरीन ये चाहता है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर ले। तो क्या होता है कि जब इसमें क्या है कि जब सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो जो क्लोरीन होता है इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ पे हो रहा है? क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को हम लोग कौन सा बांड बोलते हैं? इसको हम लोग आयनिक बांड बोलते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है KCl, सेकंड ऑप्शन है BaO, थर्ड ऑप्शन है CHCl3, फोर्थ ऑप्शन है CaCl2। तो सहसंयोजी बंध का जो एक उदाहरण है वो CHCl3 है। CHCl3 को हम लोग और किस नाम से जानते हैं या क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। CHCl3 जो होता है एक क्लोरोफॉर्म होता है और यह सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है परमाणु संख्या, सेकंड ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, थर्ड ऑप्शन है तुल्यांकी भार, फोर्थ ऑप्शन है अणु भार। तो नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनके योग को हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किसमें आयनिक बंध बनता है? फर्स्ट ऑप्शन है KCl, सेकंड ऑप्शन है H2, थर्ड ऑप्शन H2O, थर्ड ऑप्शन है NH3, फोर्थ ऑप्शन है Cl3। तो KCl जो है इसमें आयनिक बंध बनता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है चैडविक ने, सेकंड ऑप्शन है थॉमसन ने, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन ने, फोर्थ ऑप्शन है मिलिकॉन ने। तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का निर्धारण
तो इलेक्ट्रॉन का जो निर्धारण है वो जे थॉम्सन ने किया था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश जो चार्ज होता है उसका मतलब निर्धारण किसने किया था, तो उसका जो निर्धारण किया था वो मिल्कान ने किया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन है नाभिक को, सेकेंड ऑप्शन है फोटॉन को, थर्ड ऑप्शन है धन आयन को, फोर्थ ऑप्शन है परमाणु आयन को। तो देखते हैं कि जो नाभिक होता है, नाभिक को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नाभिक के अंदर यानी जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर भी क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। धन आयन को भी हम लोग विभाजित कर सकते हैं, लेकिन फोटॉन जो होता है इसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। टाइफाइड का कारक है, फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी, सेकंड ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी, थर्ड ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस टाइफी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड जो मतलब टाइफाइड किस कारण से फैलता है, इसका कारक क्या है, तो इसका जो कारक है वो साल्मोनेला टाइफी है। यह एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हम लोग को टाइफाइड हो जाता है। यह होता कैसे है कि जब हम लोग कंटामिनेंट फूड एंड वाटर यानी गंदा खाना पीना जब खाते हैं तो इसके माध्यम से हमारी बॉडी में इंटर करता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन सी जीवाणुजनक रोग है। फर्स्ट ऑप्शन है मलेरिया, सेकंड ऑप्शन है सामान्य जुखाम, फोर्थ ऑप्शन है निमोनिया, सॉरी थर्ड ऑप्शन है निमोनिया, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया जो होता है ये पैरासाइट से होने वाला एक रोग होता है। सामान्य जुखाम जो होता है वायरस से होता है, राइनो वायरस जो होते हैं इनसे सामान्य जुखाम होता है। तो निमोनिया जो होता है इस जीवाणु से होने वाला रोग होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दाद होता है, फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु द्वारा, सेकंड ऑप्शन है क्रीम द्वारा, थर्ड ऑप्शन है विषाणु द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है ट्राइकोफाइटान द्वारा। तो दाद जो होती है जिसको हम लोग रिंग वर्म बोलते हैं, या बोलते हैं कि दाद हो रही, खुजली हो रही, रिंग की तरह मतलब एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो किसके कारण होता है, तो ये जो होता है ट्राइकोफाइटान के कारण होता है। यह एक प्रकार का कवक होता है, इसी के कारण मतलब दाद होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अमीबियासिस का कारक है, फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु, सेकंड ऑप्शन है विषाणु, थर्ड ऑप्शन है प्रोटोजोआ, फोर्थ ऑप्शन है क्रीम। तो अमीबियासिस जो होता है यानी हम लोग अमीबियासिस, अगर हम लोग अमीबियासिस से समझे तो क्या हम लोग के दिमाग में आता अमीबा, यानी अमीबा क्या होता है, अमीबा प्रोटोजोआ होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। माता के दुग्ध में कौन सा प्रतिरक्षी होता है, फर्स्ट ऑप्शन है आईजीजी, सेकंड ऑप्शन है आईजीएम, थर्ड ऑप्शन है आईजीई, फोर्थ ऑप्शन है आईजीए। तो माता का जो दूध होता है उसमें आईजीए नाम का प्रतिरक्षी पाया जाता है। वो क्या करता है कि जो दूध मतलब बच्चा पीता है उसका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको मजबूत करने का कार्य करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सोनालिका और कल्याण सोना उच्च किस्में हैं, फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं का, सेकंड ऑप्शन है चावल का, थर्ड ऑप्शन है मक्का का, फोर्थ ऑप्शन है गन्ना का। तो सोनालिका और कल्याण सोना जो होते हैं वो है ये गेहूं की एक उच्च किस्में होती हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
क्रूसीफर में काली गांठ होती है। फर्स्ट ऑप्शन है वायरस के कारण, सेकंड ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा के कारण, थर्ड ऑप्शन है जीवाणु के कारण, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्रूसीफर यानी सरसों में जो काली गांठ रोग हो जाती है वो किसके कारण होती है? तो ये जो होता है जीवाणु के कारण होता है। और कौन सा जीवाणु होता है? इसका जीवाणु जो होता है वो जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आलू में लेट ब्लाइट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु के कारण, सेकंड ऑप्शन है विषाणु के कारण, थर्ड ऑप्शन है कवक के कारण, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटोजोआ के कारण। तो आलू में जो लेट ब्लाइट डिजीज होता है ये किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी कवक जो होता है इसके कारण आलू में लेट ब्लाइट डिजीज होता है। अगर हम लोग लेट की बात करें, यानी लेट मतलब क्या होता है? बाद में या पीछे, यही तो होता है। तो अगर हम लोग पीछे की बात करते हैं तो इसके जो कवक का नाम है वो फाइटोपाइथोरा इन्फेस्टियंस है। अगर हम लोग आलू में अगेती की बात करते हैं तो अगेती यानी अल्टरनेरिया जो सोलेनाई होता है उसके कारण आलू में अगेती बीमारी होती है। लेकिन यहाँ पे पछेती है, तो पछेती को अगर हम पी से रिप्रेजेंट करके देखते हैं तो फाइटोपाइथोरा होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हिलबंट रोग प्रतिरोधी फसल है। फर्स्ट ऑप्शन है काउपी, जिसको हम लोग लोबिया बोलते हैं, या गांव के भाषा में कहीं पे दूसरी जगह पे जाते हैं तो कहीं पे बोड़ा बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है गेहूं, थर्ड ऑप्शन है चिली, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो हिलबंट रोग प्रतिरोधी जो फसल होता है एक गेहूं होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एटलस 66 क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं की प्रजाति, सेकंड ऑप्शन है मक्का की प्रजाति, थर्ड ऑप्शन है धान की प्रजाति, फोर्थ ऑप्शन है अनाज की प्रजाति। तो एटलस 66 जो होता है एक गेहूं की एक प्रजाति होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाइब्रिड मक्के में उच्च सामग्री है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन डी, थर्ड ऑप्शन है फैटी एसिड, फोर्थ ऑप्शन है लाइसिन ट्रिप्टोफान। तो हाइब्रिड मक्के में जो उच्च सामग्री पाई जाती है वो लाइसिन और ट्रिप्टोफान पाई जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन सा परंपरागत भारतीय भोजन में सूक्ष्म जीवी का उपयोग नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है रोटी में, सेकंड ऑप्शन है डोसा में, थर्ड ऑप्शन है समोसा में, फोर्थ ऑप्शन है लस्सी में। तो हम लोग देखते हैं कि जब रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के दौरान भी जो डबल रोटी होता है उसमें भी हम लोग सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। सेकंड ऑप्शन है डोसा, डोसा बनाने के लिए भी हम लोग सूक्ष्म जीवी का प्रयोग करते हैं। और लस्सी जो होता है लस्सी को भी बनाने के लिए हम लोग सूक्ष्म जीव कहीं ना कहीं जो दही होता है उसी के माध्यम से लस्सी बनाया जाता है। तो यानी जो LBL बैक्टीरिया होते हैं उसका सहारा लेते हैं। लेकिन समोसा जो होता है इसका उपयोग हम लोग सूक्ष्म जीवी के रूप में नहीं करते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मीथेनोजन बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन से, सेकंड ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, थर्ड ऑप्शन है H2 यानी हाइड्रोजन से, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मीथेनोजन जो होता है ये मीथेन, CO2, H2 ये सभी से मिलकर बनता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। HIV जो एड्स पैदा करता है पहले किसका विनाश प्रारंभ करता है?
फर्स्ट ऑप्शन है सहायक टी लिम्फोसाइट का, सेकेंड ऑप्शन है थ्रम्बोसाइट का, थर्ड ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट का, फोर्थ ऑप्शन है ल्यूकोसाइट का। तो HIV जो होता है, जो एड्स पैदा करने का वायरस होता है, ये सबसे पहले हमारे बॉडी में कहाँ पे अटैक करता है? तो ये सबसे पहले हमारे बॉडी में जो सहायक सेल होती हैं, यानी सहायक सेल जिसको हम लोग टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, उस पर ये अटैक करती हैं। जब इसको अटैक कर देती हैं तो इसके बाद किस पे अटैक करती हैं? तभी बी लिम्फोसाइट पे अटैक करती हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सहायक टी लिम्फोसाइट पे अटैक करती हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पौधे के कोशिका में उत्परिवर्तन को कौन प्रेरित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है औरक किरणें, सेकेंड ऑप्शन है गामा किरणें, थर्ड ऑप्शन है जियाटिन, फोर्थ ऑप्शन है काइनेटिन। तो पौधों के कोशिका में जो उत्परिवर्तन करने को प्रेरित करता है वो गामा किरणें होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन के, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन सी। तो हम सभी को पता होगा कि जो विटामिन के है ये रक्त को जमाने में मदद करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मधुमेह का कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन की कमी, सेकेंड ऑप्शन है पस की कमी, थर्ड ऑप्शन है लार की कमी, फोर्थ ऑप्शन है लोहा की कमी। तो मधुमेह जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, तो शुगर मतलब किस कारण से होता है? तो शुगर जो होता है ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसी वजह से ग्लूकोज का जो लेवल है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है और हमें क्या हो जाता है? शुगर हो जाता है। तो इसी को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इंसुलिन का, बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं जिससे कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है कैलोरी, सेकेंड ऑप्शन है किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन है मीटर, फोर्थ ऑप्शन है किलोवाट आवर्स। तो खाद्य जो हम लोग खाने पीने की सामग्री होती है उसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? हम लोग देखते हैं कि कोई नमकीन की पैकेट लेते हैं या बिस्कुट की पैकेट लेते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है कि कार्बोहाइड्रेट इतने कैलोरी, प्रोटीन इतने कैलोरी, शुगर इतने कैलोरी। तो यानी खाद्य पदार्थ को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो खाद्य पदार्थ जो होता है इसको हम लोग कैलोरी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? फर्स्ट ऑप्शन है लाल, सेकेंड ऑप्शन है बैगनी, थर्ड ऑप्शन है हरा, फोर्थ ऑप्शन है नीला। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो सबसे ज़्यादा लाल रंग में होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। मोजेक रोग किस पौधे में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आलू में, सेकेंड ऑप्शन है तंबाकू में, थर्ड ऑप्शन है केला में, फोर्थ ऑप्शन है गेहूं में। तो मोजेक रोग जो होता है ये तंबाकू के पौधे में होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।